नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प बैंकिंग ट्रेंड का एक तरह से फॉरेंसिक ऑडिट करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी हलचल जो इस वक्त हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर ही अंदर मच रही है, लेकिन शायद हम और आप इसे पूरी तरह नोटिस नहीं कर रहे। आज हम सिर्फ और सिर्फ हार्ड डेटा के जरिए इस कैश अनोमली की तह तक जाएंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 610 अरब रुपए। चौंक गए ना? अप्रैल 2026 के सिर्फ पहले 15 दिनों में, जी हां, सिर्फ 15 दिनों में लोगों ने बैंकों से इतनी भारी भरकम नकदी निकाल ली है। आपको याद है 2017 की नोटबंदी? बस उसके बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा कैश आउटफ्लो है। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है कि इतना सारा पैसा बैंकों से बाहर निकाला जा रहा है? तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों की पड़ताल करेंगे। हम बात करेंगे इस ग्रेट कैश अनोमली की, फिर ऑफिशियल दावों का ऑडिट करेंगे। इसके बाद डिजिटल अविश्वास, छोटे व्यापारियों की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, सीडी रेशो का स्ट्रेस टेस्ट और आखिर में हमारी और आपकी सेविंग्स पर मंडराते सिस्टमैटिक रिस्क को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, द ग्रेट कैश अनोमली। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि बाजार में इस वक्त कितना पैसा घूम रहा है। देखिए, 2017 में नोटबंदी के पीक टाइम के बाद अगर आज अप्रैल 2026 की बात करें तो बाजार में करीब 42 लाख करोड़ रुपए की करेंसी सर्कुलेट हो रही है। 42 लाख करोड़! ये सालाना 11.8% की एक मैसिव ग्रोथ है। सिस्टम से इतना सारा पैसा निकलकर सीधे लोगों के हाथों में आना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो आइए अब थोड़ा उन दावों का ऑडिट करते हैं जो हमें अक्सर सुनाए जा रहे हैं। आपने अक्सर मीडिया में सुना होगा कि ग्रामीण इलाकों में तो डिमांड बहुत बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि ब्याज दरें कम हैं, इसलिए लोग कैश निकालकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक फाइनेंशियल ऑडिटर की तरह हार्ड डेटा देखते हैं ना, तो पूरी कहानी पलट जाती है। असलियत यह है कि पूरे देश में घरों में होने वाले रोजमर्रा के खर्च यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन के आंकड़े बढ़ने के बजाय लगातार गिर रहे हैं। अब इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर सच में गांव कस्बों में डिमांड बढ़ रही होती तो लोग रोजमर्रा का सामान तो खरीदते ही ना, लेकिन डेटा कहता है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट की ग्रोथ 6 से 8% से लुढ़ककर सिर्फ 3 से 4% पर आ गई है। और तो और एलपीजी गैस सिलेंडरों की बिक्री में 16.6% की भारी गिरावट आई है। जरा सोचिए, अगर लोग सच में खर्च करने के लिए एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो वो बुनियादी जरूरत का सामान क्यों नहीं खरीद रहे? पैसा जा कहाँ रहा है? इसी बात को फ्यूल सेल्स का डेटा और भी साफ कर देता है। एक तरफ देखिए, पेट्रोल की बिक्री 6% बढ़ गई है, जबकि दूसरी तरफ एविएशन फ्यूल यानी जेट फ्यूल की बिक्री 1.37% गिर गई है। तो ये जो ग्रोथ दिख रही है ना, ये कोई समान ग्रामीण विकास नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पे दिखाता है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो रही है। अच्छा, एक और थ्योरी मार्केट में चल रही थी कि लोग अपना पुराना सोना बेचकर कैश ले रहे हैं। लेकिन चलिए इसे भी डिबंक कर देते हैं। भारत में लगभग 3000 टन सोने का भंडार है, लेकिन इसमें से सिर्फ, जी हां, सिर्फ 21.8 टन सोना ही रिसाइकल हुआ है। मतलब मुश्किल से 0.07%। तो ये तो पक्का हो गया कि कैश निकलने की वजह सोना बेचना तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल वही है, लोग वापस कैश की तरफ क्यों भाग रहे हैं? चलिए समझते हैं इस डिजिटल अविश्वास को। जमीनी हकीकत ये है कि डिजिटल पेमेंट्स अब उतने आसान नहीं रहे हैं। इसमें बहुत सारे नए फ्रिक्शन पॉइंट्स आ गए हैं, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट की यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कड़ी नज़र, व्यापारियों के लिए अनिवार्य इनकम टैक्स डिक्लेरेशन और सबसे बड़ा सिरदर्द, रिजर्व बैंक का वो नया नियम जहां 10,000 रुपए से ऊपर के ट्रांसफर पर 1 घंटे का डिले होता है। सच कहूं तो इस आक्रामक सर्वेलेंस से आम लोग और छोटे व्यापारी परेशान हो चुके हैं और यही उन्हें वापस फिजिकल कैश की तरफ धकेल रहा है। और इसमें आग में घी डालने का काम किया है सोशल मीडिया के पैनिक ने। मतलब साइबर हमलों और युद्ध की अफवाहों ने लोगों के अंदर एक अजीब सा डर बिठा दिया है। उन्हें लगता है कि कहीं रातों रात उनका डिजिटल बैंक बैलेंस जीरो ना हो जाए। इसी अप्रत्याशित डर के मारे भारी मात्रा में लोग इमरजेंसी के लिए अपने घरों में कैश छिपा के रख रहे हैं। एक और बड़ी वजह खुद हमारे बैंक है। देखिए, ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट में ब्याज तो ना के बराबर मिलता है, लेकिन अगर आपने एटीएम ज्यादा बार यूज कर लिया या एक्स्ट्रा चेकबुक मांग ली तो भयंकर पेनल्टी और सर्विस चार्ज लग जाते हैं। अब आप ये बताइए, आम आदमी अपना पैसा ऐसे अकाउंट में क्यों रखना चाहेगा जहां पैसा बढ़ने के बजाय सर्विस चार्ज में ही कट जाए? अब आते हैं अपने चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर, छोटे व्यापारियों का सर्वाइवल मैकेनिज्म। इन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक बदलावों का सबसे ज्यादा असर हमारे छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। ये जो कोट आप देख रहे हैं ना,
कैश बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के खिलाफ एक शुद्ध सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये 100 आने सच है। एक छोटा कारोबारी भारी भरकम टैक्स और बड़े कॉर्पोरेट्स की प्राइसिंग का मुकाबला कर ही नहीं सकता। उनके लिए कैश में डील करना अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि मार्केट में टिके रहने की मजबूरी बन गई है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि लोकल फैक्ट्रियां आखिर सरवाइव कैसे कर रही हैं। वो डिजिटल लेनदेन को अवॉइड करते हैं, लोकल मार्केट से सस्ता कच्चा माल उठाते हैं और अपनी उत्पादन लागत को कम रखते हैं। इसी वजह से वो बड़े कॉर्पोरेट्स के महंगे सामान को टक्कर दे पाते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने वर्कर्स की नौकरियां बचा पाते हैं। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, CD रेशियो का स्ट्रेस टेस्ट। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स तो हम समझ गए, लेकिन अब जरा एक ऑडिटर की नजर से देखते हैं कि कैश की ये लत हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसके लिए हमें क्रेडिट डिपॉजिट रेशो यानी CD रेशो समझना होगा। आसान भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है कि बैंक के पास जो पैसा जमा होता है उसमें से वो कितना प्रतिशत लोन के तौर पर बाहर बांट देता है और कितना हिस्सा कैश रिजर्व के तौर पर अपने पास सुरक्षित रखता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक हर जमा किए गए 100 रुपए में से 83 रुपए तो लोन में बांट रहे हैं। जी हां, 83 रुपए। और उनके पास रिजर्व कितना बच रहा है? सिर्फ 17%। मतलब कैश का मार्जिन बहुत ही रेजर थिन है। ये हमारे सिस्टम की एक ऐसी कमजोरी है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हालात सुधरने के बजाय बिगड़ रही है। 2026 के आंकड़े देखिए, बैंक धड़ल्ले से लोन बांट रहे हैं जिसकी ग्रोथ रेट 16% की तेज रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन उनके पास पैसा जमा होने की रफ्तार यानी डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 13.4% पर ही अटकी हुई है। ये गैप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, जो सीधा हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। इस ऑडिट का सबसे अहम नतीजा ये निकल कर आता है कि पैसा ट्रेडिशनल बैंकों से निकलकर सीधा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ भाग रहा है। इससे बैंकों में एक कैस्केडिंग लिक्विडिटी क्राइसिस पैदा हो गया है। हालात ये हैं कि बैंकों को अपने रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए रिजर्व बैंक से शॉर्ट टर्म उधार लेना पड़ रहा है और लोगों को वापस लाने के लिए डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। साफ सीधी बात है, ये जो प्रेशर है ना, ये लंबे समय तक बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। तो अब यहां एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा होता है। अगर लोग इसी तरह लगातार बैंकों से अपना कैश निकालते रहे तो क्या छोटे और लोकल रिटेल बैंक्स अचानक से कोलैप्स कर जाएंगे? जरा सोचिए, बैंकों ने जो पैसा 10 या 15 साल के लंबे होम लोन या कार लोन के रूप में दे दिया है, वो तो रातों रात वापस नहीं आ सकता ना। लेकिन अगर अचानक बहुत सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपना कैश मांगने आ गए तो क्या होगा? और इसीलिए आखिर में मैं आपको एक बहुत बड़े विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर हमारा सिस्टम ऐसा पैसा उधार बांट रहा है जो असल में अब उसके पास मौजूद ही नहीं है, तो ये जो पूरा फाइनेंशियल ढांचा है जिस पर हम सब आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो आखिर कितना सुरक्षित है? आज हमने जो डेटा देखा है वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो हमारे बैंकिंग सिस्टम की नींव पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर जरूर सोचिएगा।